Hi friends, welcome to my YouTube channel that is Radio Pete's ज्ञान। मैं आपकी फ्रेंड डॉक्टर शिल्पी गोयल द रेडियोलॉजिस्ट। तो आज मैं आ गई हूँ आपके लिए। आज का जो टॉपिक है वो डिस्कशन का है यूट्राइन आर्टरी डॉपलर इन प्रेगनेंसी। फ्रेंड्स प्लीज चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिए और प्लीज कमेंट्स करिए वीडियोस पर, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और वीडियोस बनाने के लिए। आज हो सकता है मेरी वॉइस उतनी लाउड ना हो या थोड़ा ब्रेक आपको है, क्योंकि मेरी आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। उसके लिए प्लीज माफ कीजिएगा। जो पहले मैंने दो शॉर्ट वीडियोस डाले थे यूट्राइन आर्टरी डॉपलर इन प्रेगनेंसी के ऊपर, तो उसमें कुछ व्यूअर्स के कमेंट्स आए। तो उन कमेंट्स को पढ़कर मुझे ये समझ आया कि लोगों के अंदर एक फियर है, मिसकंसेप्शन है और एक कंसर्न है कि अगर यूट्राइन आर्टरी डॉपलर में वैल्यूज एबनॉर्मल आ रही हैं तो आगे क्या करना है। ये बहुत कंसर्न की बात है या कंसर्न की बात नहीं है। तो उन कमेंट्स को पढ़ने के बाद मुझे लगा कि इस बारे में हम एक थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, जिससे लोगों की डाउट्स दूर हो सकें। तो बेसिकली इस वीडियो में हम प्रेगनेंसी में जो यूट्राइन आर्टरी डॉपलर किया जाता है उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, और अगर एबनॉर्मल आता है तो उसके क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, उस बारे में क्रिस्प डिस्कशन करेंगे। तो डिस्कशन को हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं बात करूंगी कि यूट्राइन आर्टरी जो है हमारी, वो सिग्निफिकेंस क्या है यूट्राइन आर्टरीज का प्रेगनेंसी में। तो जो सिग्निफिकेंस यूट्राइन आर्टरीज का ये है, हम जैसे इस इमेज में देख रहे हैं, ये यूट्रस बनी हुई है, इसके अंदर फीटस है या बेबी है, और ये प्लेसेंटा है। ये यूट्राइन आर्टरीज हैं। दो यूट्राइन आर्टरीज होती हैं, एक लेफ्ट साइड की होती है, एक राइट साइड की होती है। तो ये बेसिकली इंटरनल आइलिक आर्टरी की ब्रांच है। ये यूट्राइन आर्टरीज हम देख सकते हैं, ये ब्लड सप्लाई प्लेसेंटा को पहुंचा रही है। और जैसा कि हम जानते हैं कि प्लेसेंटा ही वो ऑर्गन है जो फीटस को ड्यूरिंग 9 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो फीटस को जो ब्लड फ्लो, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स जो भी मिल रहा है वो प्लेसेंटा से ही मिल रहा है। इसलिए अगर यूट्राइन आर्टरी का फ्लो ठीक नहीं होगा तो प्लेसेंटा को फ्लो ठीक से नहीं मिलेगा और फीटल ग्रोथ और डेवलपमेंट में हिंड्रेंस होगी और फीटल डिस्ट्रेस में जाएगा। तो ये सिग्निफिकेंस होता है यूट्राइन आर्टरीज का प्रेगनेंसी में। अब बात आती है कि डॉपलर अल्ट्रासाउंड क्या होता है। बेसिकली जो डॉपलर अल्ट्रासाउंड होता है, डॉपलर का पर्पस होता है कि किसी भी ब्लड वेसल में, किसी भी रक्त कोशिका में ब्लड फ्लो को एसेस करना कि इसमें ब्लड फ्लो जो है उसकी वेलोसिटी ठीक है या नहीं, उसकी डायरेक्शन ठीक है या नहीं, कोई और इश्यूज तो नहीं है, उसमें कोई थ्रॉम्बस तो नहीं है, उसमें कोई क्लॉट तो नहीं आ गया है। तो बेसिकली जब हम यूट्राइन आर्टरीज का डॉपलर कर रहे हैं तो हम यूट्राइन आर्टरीज में फ्लो चेक कर रहे हैं। ये एक इनडायरेक्टली पैरामीटर है टू एसेस फीटल वेलबींग। तो जैसा कि मैंने बताया, यूट्राइन आर्टरी डॉपलर का पर्पस प्रेगनेंसी में हम यूट्राइन ब्लड फ्लो देख रहे हैं यूट्राइन आर्टरीज में। और क्योंकि यहाँ से प्लेसेंटा को ब्लड सप्लाई मिल रही है तो फीटल वेलबींग को एसेस करने का भी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। और इसकी स्पेशली इंपॉर्टेंस होती है 20 वीक्स के बाद, क्योंकि जैसे जैसे प्लेसेंटा डेवलप होता है वैसे वैसे उसे ज्यादा ब्लड फ्लो की जरूरत होती है। एक लो रेजिस्टेंस फ्लो वहां पे जनरेट होता है यूट्रस से, प्लस यूट्राइन आर्टरी से प्लेसेंट स्पाइरल आर्टरीज निकलती हैं जो प्लेसेंटा को पूरा फंक्शनैलिटी उसकी इंश्योर करती है, प्लेसेंटा को डेवलप करती है। तो इसका सिग्निफिकेंस यूट्राइन आर्टरी डॉपलर का स्पेशली 20 वीक्स के बाद होता है। 20 वीक्स के पहले उसका इतना सिग्निफिकेंस नहीं, क्योंकि तब तक प्लेसेंटा भी उतना बड़ा नहीं है। और आपको शुरुआत में नॉचिंग भी दिख सकती है फिजियोलॉजिकल, उसके बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे अभी कि नॉचिंग क्या होती है। तो ये हमें पता चल गया यूट्राइन आर्टरीज क्या है, यूट्राइन आर्टरी की डॉपलर की सिग्निफिकेंस क्या है प्रेगनेंसी में। अब जैसे मैंने बताया कि 20 वीक्स के बाद इसका सिग्निफिकेंस होता है, तो यूजुअली 20 वीक्स के बाद या 28 वीक्स के बाद जो भी अल्ट्रासाउंड्स कराए जाते हैं प्रेगनेंसी में वो जनरली ऑब्स्टेट्रिक डॉपलर के नाम से कराए जाते हैं। मतलब उसमें फीटस की ग्रोथ के साथ साथ फीटस बायोमेट्री के साथ साथ डॉपलर पैरामीटर्स भी एसेस किए जाते हैं। फीटल बायोमेट्री में फ्रेंड्स क्या आता है, फीटस का वेट कितना है, उसकी फीमर लेंथ और हेड सर्कम्फ्रेंस, एब्डोमेन सर्कम्फ्रेंस, ये सारी चीजें होती हैं जिससे वेट कैलकुलेट होता है फीटस का। और उसके साथ साथ डॉपलर पैरामीटर्स भी हम देखते हैं कि यूट्राइन आर्टरीज, अम्बिलिकल आर्टरी, डक्ट और आपका मिडिल सेरेब्रल आर्टरी, फीटस, इन सब में ब्लड फ्लो कैसा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टूल होता है इन एडवांस जेस्टेशन। अलॉन्ग विथ फीटल बायोमेट्री डॉपलर मॉनिटरिंग भी की जाती है। तो 28 वीक्स के बाद जनरली इसे एवरी 4 वीक्स करते हैं, 32 के बाद एवरी 2 वीक्स, 34 वीक्स के बाद
वी एवरी 2 वीक, और 36 के बाद तो हर वीक या बाई वीकली करते हैं। ये बहुत कुछ पेशेंट के क्लिनिकल स्टेटस के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर क्लिनिकल स्टेटस ठीक नहीं है पेशेंट का, तो उस केस में कई बार बाई वीकली या वीकली भी रिकमेंड किया जाता है। बट रूटीन केसेस में 28 वीक के बाद एवरी 4 वीक्स, 32 वीक्स के बाद एवरी 2 वीक्स, 34 वीक्स के बाद भी एवरी 2 वीक्स, और 36 वीक्स के बाद एवरी 1 वीक या ट्वाइस अ वीक, इस तरह से डॉपलर मॉनिटरिंग या फॉलो अप अल्ट्रासाउंड्स किए जाते हैं एडवांस प्रेगनेंसी में। अब हम बात करते हैं नॉर्मल वेव फॉर्म कैसा होता है यूट्राइन आर्टरीज में। तो फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं ये सिस्टोल है और ये डायस्टोल है। तो हम देख रहे हैं ये जो ब्लड फ्लो है ये डायस्टोल में भी बना हुआ है ब्लड फ्लो, क्योंकि नॉर्मल जो वेव फॉर्म होता है वो लो रेजिस्टेंस फ्लो होता है यूट्राइन आर्टरीज में, तो सिग्निफिकेंट डायस्टोलिक फ्लो आपका मेंटेन रहता है और इसमें नॉचिंग नहीं होनी चाहिए। यूजुअली ये लो रेजिस्टेंस फ्लो है, सिग्निफिकेंट डायस्टोलिक फ्लो होता है। और जनरली जो नॉर्मली पल्सेटिलिटी इंडेक्स की इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है, जो पीआई वैल्यूज होते हैं, ये हम देख रहे हैं पीआई वैल्यू लिखी हुई है यहाँ पर। तो जो पीआई वैल्यू है यूजुअली एडवांस जेस्टेशन में, मतलब 34 वीक्स या उसके बाद यूजुअली लेस देन 1 होनी चाहिए। और मीन जो आता है अराउंड 0.78 to 0.80 आता है, और लेस देन 1 होनी चाहिए इन एडवांस जेस्टेशन, तभी वो नॉर्मल वेवफॉर्म होता है। अब जैसे मैंने बताया कि पीआई की वैल्यू ज्यादा होती है, जो आपका पीआई है, जो पल्सेटिलिटी इंडेक्स है, वो बेसिकली ऐसे कैलकुलेट होता है, पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी माइनस डायस्टोलिक वेलोसिटी डिवाइड बाय मीन वेलोसिटी। तो मीन ले रहा है तो पूरे कर्व को ले रहा है ये। लेकिन जो रेजिस्टिव इंडेक्स होता है आर आई, जिसे हम कहते हैं, आर आई में पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी माइनस डायस्टोलिक वेलोसिटी डिवाइडेड बाय सिस्टोलिक वेलोसिटी। तो एक तरह से मीन नहीं ले रहा है पूरी साइकिल का, पर पल्सेटिलिटी इंडेक्स पूरी साइकिल की एवरेज ले रहा है। अब हम बात करते हैं, जैसे मैंने बताया पीआई की प्रीफरेंस होती है आरआई के ऊपर। तो जनरली जब भी हम मॉनिटरिंग करते हैं डॉपलर से, तो पीआई वैल्यूज देखी जाती हैं देखने के लिए कि वो वेवफॉर्म नॉर्मल है या नहीं यूट्राइन आर्टरीज का। अब पीआई की इंपॉर्टेंस आरआई के ऊपर क्यों ज्यादा है, उसकी एक पॉइंट तो मैंने बताया कि ये जो आपका पीआई ये पूरी साइकिल को कंसीडर कर रहा है, क्योंकि मीन वेलोसिटी ले रहा है, तो इसलिए बेटर और सेंसिटिव पैरामीटर है एज कम्पेयर टू आरआई। और दूसरी बात ये फ्रेंड्स, ये डायस्टोलिक नॉचिंग को भी कंसीडर करता है अपनी कैलकुलेशन में डायरेक्टली, क्योंकि ये मीन ले रहा है ना पूरी साइकिल का, तो इसलिए इसमें डायस्टोलिक नॉच की भी बात हो जाती है। और ये बेटर प्रिडिक्टर है कॉम्प्लिकेशंस का, इसलिए पीआई को मॉनिटर करते हैं, पीआई का असेसमेंट किया जाता है एज कम्पेयर टू आरआई इन लेट प्रेगनेंसी, जब आप यूट्राइन आर्टरी डॉपलर को एसेस करते हैं कि वो वेवफॉर्म नॉर्मल है या नहीं है। अब जैसे मैंने नॉर्मल वेवफॉर्म आपको पहले भी बता दिया था कि लो रेजिस्टेंस फ्लो होता है, और जो पीआई वैल्यूज होते हैं यूजुअली लेस देन 1 होती हैं लेट जेस्टेशन में। ये नॉर्मल वेवफॉर्म हमने देख लिया फ्रेंड्स। अब एबनॉर्मल वेवफॉर्म देखेंगे। एबनॉर्मल वेवफॉर्म ये हमने एक पेशेंट का जब अल्ट्रासाउंड किया था, 34 वीक्स की पीरियड ऑफ जेस्टेशन में वो पेशेंट आई थी। तो अब हमने यहाँ पर देखा, जैसे मैंने बताया, ये जो ऊपर आपका अपस्ट्रोक जा रहा है ये सिस्टोल होता है, और नीचे वाला डायस्टोल होता है। ये कभी भी बेसलाइन को टच नहीं करना चाहिए या रिवर्स में नहीं जाना चाहिए। ये एक स्मूथ अप स्ट्रोक में ही फ्लो मेंटेन होना चाहिए बेसलाइन के ऊपर ही। लेकिन जैसा हम देख रहे हैं, ये यहाँ पे अप स्ट्रोक आया, ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, मेरी स्पॉटलाइट जा रही है। तो ये अप स्ट्रोक आया, ये सिस्टोल है। अब जब डायस्टोल शुरू हुआ तो यहाँ पे लेट डायस्टोल में, एंड ऑफ डायस्टोल में एक नॉच आ रही है, मतलब एक डिप आ रहा है। इसका मतलब ब्लड फ्लो डिप कर रहा है, तो इसका मतलब एक स्मूथ डायस्टोलिक फ्लो मेंटेन नहीं है, तो ये एक एबनॉर्मल वेवफॉर्म है। सिमिलरली इस पेशेंट में भी देखिए फ्रेंड्स, ये अर्ली डायस्टोलिक नॉच आ रही है, यहाँ पे लेट डायस्टोलिक नॉच भी आ रही है। एक स्मूथ फ्लैट फ्लो नहीं है डायस्टोल में जैसा होना चाहिए। तो जैसे मैंने बताया कि डायस्टोल में भी फ्लो रहना चाहिए यूट्राइन आर्टरीज में। अगर इस केस में देखिए यहाँ पे रिड्यूस हो गया एंड डायस्टोलिक फ्लो रिड्यूस हो गया, इसका मतलब ये एबनॉर्मल वेव फॉर्म है। यहाँ पर कंप्लीटली एब्सेंट हो गया है, बेस लाइन को टच कर गया, मतलब जीरो हो गया है डायस्टोलिक फ्लो, तो ये भी एबनॉर्मल वेव फॉर्म है। इसका मतलब प्लेसेंटा को प्रॉपर ब्लड सप्लाई मिलेगी ही नहीं। इस केस में तो और भी ओमिनस फाइंडिंग है, क्योंकि ये बिल्कुल रिवर्सल हो गया डायस्टोलिक फ्लो का। फ्रेंड्स, जो प्लीज थोड़ा सा डॉग्स की आवाज आ रही हो उसके लिए मैं माफी चाहूंगी। तो ये यहाँ पर हम देख सकते हैं ये डायस्टोल में फ्लो रिवर्स कर गया है, तो बिल्कुल एबनॉर्मल वेवफॉर्म है यूट्राइन आर्टरीज का, ओमेनस फाइंडिंग है ये। जैसा कि मैंने बताया एबनॉर्मल वेवफॉर्म की इंपॉर्टेंस 20 वीक्स के बाद ज्यादा है, क्योंकि 20 वीक्स के पहले ये, जैसे मैंने नॉचिंग दिखाई है फ्रेंड्स, 20 वीक्स के पहले फिजियोलॉजिकल नॉचिंग हो सकती है यूट्राइन आर्टरीज में, मिलती है, इनफैक्ट बहुत केसेस में मिलती है।
लेकिन वो नॉर्मल कंसीडर करी जाती है, क्योंकि तब तक पूरी स्पाइरल आर्टरी जो प्लेसेंटा को सप्लाई कर रही है वो पूरी तरह से उनका लो रेजिस्टेंस वेवफॉर्म डेवलप नहीं होता है। इनिशियल प्रेगनेंसी में वो हाई रेजिस्टेंस वेवफॉर्म ही रहता है, 20 वीक्स के बाद वो डेवलप हो जाती है तो लो रेजिस्टेंस वेवफॉर्म आ जाता है और नॉचिंग अपीयर हो डिसअपियर हो जाती है। तो इसलिए 20 वीक्स के बाद ही इसकी इंपॉर्टेंस होती है एबनॉर्मल वेवफॉर्म की। अब अगर एबनॉर्मल वेवफॉर्म आ रहा है फ्रेंड्स, तो इसका मतलब है प्लेसेंटा को ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही, इसका मतलब फीटस ग्रोथ ठीक से नहीं होगी, फीटल डिस्ट्रेस में जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रिडिक्टर है यूट्राइन आर्टरी डॉपलर का वेवफॉर्म, कॉम्प्लिकेशंस का एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। अगर एबनॉर्मल वेवफॉर्म आ रहा है, इसका मतलब फीटस कहीं ना कहीं डिस्ट्रेस में है, पुअर प्लेसेंटल फ्लो है। इसके अलावा इस वजह से प्रीक्लैम्शिया भी डेवलप हो सकता है, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन भी डेवलप हो सकता है, फीटल डिस्ट्रेस भी डेवलप हो सकता है। जब ये सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं तो एबनॉर्मल वेवफॉर्म आपको यूट्राइन आर्टरी डॉपलर का देखने को मिल सकता है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है जिस पर हम बात करने जा रहे हैं, कि अगर एबनॉर्मल जेस्टेशन है, अगर सॉरी फ्रेंड्स, अगर अगर आपका एबनॉर्मल यूट्राइन आर्टरी डॉपलर आता है लेट जेस्टेशन में। अब एबनॉर्मल कैसे आ सकता है फ्रेंड्स, जैसा मैंने बताया तो नॉचिंग आ रही है, या फिर डायस्टोलिक फ्लो, जैसा मैंने यहाँ बताया है, या तो नॉचिंग आ रही है, इस तरह से नॉच आ रही है फ्रेंड्स, या फिर एंड डायस्टोलिक फ्लो रिड्यूस हो गया है या एब्सेंट हो गया है या रिवर्स हो गया है। तो ये एबनॉर्मल वेव फॉर्म है। इसके अलावा जैसा मैंने बताया, जो पीआई वैल्यू है यूजुअली वो लेट जेस्टेशन में लेस देन 1 हो जाती है। अब अगर वो मोर देन 1 आ रही है, 36 वीक्स की प्रेगनेंसी या मोर देन 1 आ रही है, 1.5 आ रही है, 1.6 आ रही है, इसका मतलब ये एबनॉर्मल वेव फॉर्म है, इतनी पीआई वैल्यू नहीं होनी चाहिए लेट जेस्टेशन में। अब क्या करना है, तो आपको इस फाइंडिंग के साथ एक ऑब्स्टेट्रिशियन को कंसल्ट करना है फ्रेंड्स। और अब जो मैनेजमेंट होना है पेशेंट का वो बहुत सारे पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। तो वो पैरामीटर्स क्या क्या है फ्रेंड्स, वो पैरामीटर्स हैं, पहला है पीरियड ऑफ जेस्टेशन, कौन सा पीरियड ऑफ जेस्टेशन पे पेशेंट है। सेकंड पॉइंट है क्लिनिकल स्टेटस ऑफ पेशेंट, उसको कोई प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन की पेशेंट है, प्री क्लैम्शिया हो रखा है या कोई और मेडिकल कॉम्प्लिकेशन है। तीसरा पॉइंट है फ्रेंड्स कि फीटस की कंडीशन क्या है, फीटस की ग्रोथ ठीक से हो रही है नहीं हो रही, फीटल डिस्ट्रेस में तो नहीं है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिनको मिलाकर एक डिसीजन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अब हम केस बाय केस डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, जिससे आपको आइडिया आ जाए। फॉर एग्जाम्पल 28 वीक्स की प्रेगनेंसी है। अब जब आपने उसका ऑब्स्टेट्रिक डॉपलर अल्ट्रासाउंड किया तो फीटस की ग्रोथ ठीक आ रही है, फीटस का वेट ठीक है, लेकिन यूट्राइन आर्टरी में आपको नॉचिंग मिलती है। अब क्या करना है, अब हम पहले बाकी डॉपलर पैरामीटर्स को देखेंगे, अम्बिलिकल आर्टरी की क्या कंडीशन है, एमसी डॉपलर की क्या कंडीशन है, फीटस की ग्रोथ क्या है। जैसा मैंने बताया फीटस की ग्रोथ एकदम ठीक है। बाकी जो डॉपलर पैरामीटर्स हैं यूट्राइन आर्टरी के अलावा, जो है आपकी अम्बिलिकल आर्टरी और मिडिल सेरेब्रल आर्टरी, वो एकदम नॉर्मल है, परफेक्टली नॉर्मल है। और जो पेशेंट है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मदर एकदम ठीक है, मदर को प्री क्लैम्शिया, एपिलेप्सी या कोई और मेडिकल कॉम्प्लिकेशन नहीं है। इस केस में हम प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करेंगे, साथ में पेशेंट को एडवाइस किया जाएगा कि हर वीक उसे एक अल्ट्रासाउंड डॉपलर कराना है, जिससे आप फीटस ग्रोथ को मॉनिटर कर सकें, फीटस को ब्लड सप्लाई ठीक से मिल रही है नहीं मिल रही है इसको मॉनिटर कर सकें। इसके अलावा ऑब्स्टेट्रिशियंस कुछ कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, कुछ सपोर्टिव दवाइयां भी उन्हें एडवाइस कर सकते हैं। तो ये बात होगी 28 वीक्स प्रेगनेंसी। अब सिमिलरली हम आते हैं केस पर जिस पर 34 वीक्स की प्रेगनेंसी है और पेशेंट हमारे पास आती है प्री क्लैम्शिया की हिस्ट्री के साथ, मतलब पेशेंट को सिवियर हाइपरटेंशन हो रहा है। मान लीजिए पेशेंट का बीपी चल रहा है 160/100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, मतलब बीपी उसका ज्यादा है, 34 वीक्स में पेशेंट आती है। आपने देखा कि फीटस ग्रोथ भी थोड़ा सा डिलेड है, थोड़ा सा कम है। इसके अलावा यूट्राइन आर्टरी डॉपलर एबनॉर्मल आ रहे हैं। अब उस केस में जब ऐसी सिचुएशन है और ऑब्स्टेट्रिशियन सोचते हैं कि फीटस को अंदर रखना एक मुश्किल का कारण हो सकता है, फीटल डेथ हो सकती है क्योंकि फीटस डिस्ट्रेस में है, उस केस में वो एक अर्जेंट
इंडक्शन ऑफ डिलीवरी या सिजेरियन सेक्शन के बारे में डिसीजन ले सकते हैं अंडर बीटामेथासोन कवरेज। अगर 34 वीक्स पे आपको प्रेग्नेंट डिलीवर करना है, पेशेंट को प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना है, क्योंकि मैटरनल कंडीशन और फीटल कंडीशन आगे अलाउ नहीं कर रहे हैं फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी, तो उस केस में जनरली ऑब्स्टेट्रिशियंस बीटामेथासोन की कवरेज देते हैं जिससे कि फीटस के लंग्स मैच्योर हो सके, क्योंकि 34 वीक्स में फीटस के लंग्स मैच्योर नहीं हुए हैं। तो उस केस में वो बीटामेथासोन कवरेज देते हैं, उसके बाद सीजेरियन सेक्शन कर देते हैं। तो जो डिसीजन लिया जाता है डॉपलर पैरामीटर्स के बेसिस पे, वो सारे चीजों को देखकर लिया जाता है। उसमें आप पीरियड ऑफ जेस्टेशन को कंसीडर करते हैं, क्लिनिकल स्टेटस क्या है, फीटस को डिस्ट्रेस हो रहा है या नहीं, इन सब चीजों को कंसीडर करते हैं। सिमिलरली अब आपने देखा 37 वीक्स पे आपके पास पेशेंट आता है और हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में पेशेंट आता है, मोर देन 180/100 उसका बीपी है, तो उस केस में तो आपको तुरंत सिजेरियन सेक्शन करना ही करना है इरेस्पेक्टिव ऑफ डॉपलर पैरामीटर्स। क्योंकि अब अगर आपने सिजेरियन नहीं किया तो अंदर फीटस की डेथ हो सकती है, क्योंकि इतने हाई बीपी में फीटस को तो ब्लड सप्लाई पहुंच ही नहीं पाएगी। तो इस केस में जो डिसीजन होता है टर्मिनेशन का होता है। और बाकी जो एक रूटीन केसेस होते हैं फ्रेंड्स, जिसमें फीटस की ग्रोथ ठीक है, सिर्फ यूट्राइन आर्टरी डॉपलर एबनॉर्मल आ रहा है, मैटरनल कंडीशन ठीक है, कोई हाइपरटेंशन या ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन साथ में नहीं है, सिर्फ यूट्राइन आर्टरी डॉपलर एबनॉर्मल आ रहा है, तो एक कंजर्वेटिव मैनेजमेंट एडवाइस करते हैं ऑब्स्टेट्रिशियंस। और हर हफ्ते उस केस में प्लीज आप डॉपलर मॉनिटरिंग जरूर करवाइए कि पहले से कंडीशन में इम्प्रूवमेंट आया है या नहीं, या फिर पहले से कंडीशन और वर्सन तो नहीं हो रही है। कई केसेस में ऑब्स्टेट्रिशियंस पेशेंट को मीनवाइल ऑब्जर्वेशन में भी रख सकते हैं, 1 वीक के लिए, 24 आवर्स के लिए, 2 वीक्स के लिए भी उसे अंडर ऑब्जर्वेशन रख सकते हैं, जिससे कि प्रेगनेंसी एटलीस्ट 34 वीक्स तक पहुंच सके। मेरा जो पॉइंट है वो ये है फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल 32 वीक्स पे एक पेशेंट आती है जिसके डॉपलर पैरामीटर्स एबनॉर्मल हैं, फीटस ग्रोथ भी थोड़ा सा डिलेड है, और लेकिन उसका बीपी थोड़ा सा हाई, लेकिन बहुत ज्यादा हाई नहीं है, मान लीजिए 140/90 मिलीमीटर ऑफ मर्करी बीपी है। उस केस में बहुत बार ऑब्स्टेट्रिशियंस उसे एडमिट कर लेते हैं, जिससे उसका बीपी कंट्रोल करते हैं और साथ में उसका डॉपलर अल्ट्रासाउंड के थ्रू मॉनिटरिंग करते रहते हैं। धीरे धीरे वो पैरामीटर्स अगर नॉर्मलाइज हो जाते हैं तो वो डिस्चार्ज कर देते हैं विद एन एडवाइस कि आपको वीक में 2 बार डॉपलर अल्ट्रासाउंड करवाना है, और कुछ दवाइयां स्टार्ट करते हैं और रेस्ट की एडवाइस देते हैं, जिससे प्रेगनेंसी को एटलीस्ट 34 वीक्स तक हम ले जा पाए। तो 34 वीक्स पे जाने के बाद भी अगर सब कुछ ठीक रहता है तो फिर वो आगे 37 वीक्स तक कंटिन्यू कर देते हैं प्रेगनेंसी को, और उसके बाद टर्मिनेट कर देते हैं। तो जो डिसीजन होता है वो बहुत सारे फैक्टर्स को सोच समझ के लिया जाता है, वो सिर्फ एक फैक्टर पे डिसीजन डिपेंड नहीं करता। पर इतना जरूर है कि अगर एबनॉर्मल डॉपलर आ रहा है तो ये एक साइन है कि आप प्रिकॉशंस ले लीजिए, कॉशियस हो जाइए, मॉनिटरिंग में पेशेंट को रखिए, ऑब्स्टेट्रिशियन को कंसल्ट जरूर करिए। तो फ्रेंड्स, आज का टेक होम मैसेज यही है कि यूट्राइन आर्टरी डॉपलर एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है जो फीटस की वेलबींग को इंडिकेट करता है, और अगर एबनॉर्मल वेव फॉर्म आ रहा है तो ये कॉम्प्लिकेशंस को इंडिकेट करता है कि फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन है, या फीटस को डिस्ट्रेस हो रहा है, या ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन है, या प्रीक्लैम्शिया, और इन सारी कॉम्प्लिकेशंस को भी ये डिनोट करता है। तो अगर एबनॉर्मल आता है तो प्लीज कॉशियस हो जाइए, डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करिए, और वीकली फॉलो अल्ट्रासाउंड डॉपलर के लिए जरूर जाइए। और जो डिसीजन होता है फाइनली प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना है या टर्मिनेट करने की जरूरत है, वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इसके साथ साथ मैं ये जरूर कहूंगी फ्रेंड्स कि अगर सिर्फ यूट्राइन आर्टरी डॉपलर एम नॉर्मल है और बाकी सारे पैरामीटर्स ठीक हैं, तो बहुत ज्यादा पैनिक करने की जरूरत भी नहीं है। मदर को एडवाइस दी जाती है इस केस में कि वो रेस्ट करे, फॉलो अप अल्ट्रासाउंड्स किए जाते हैं जिससे प्रेगनेंसी को आगे कंटिन्यू कराया जा सके और फीटस की वेलबींग भी एंश्योर कराई जा सके। तो अगर एबनॉर्मल वेव फॉर्म आता है स्पेशली लेट जेस्टेशन में 20 वीक्स के बाद, तो थोड़ा सा प्रिकॉशनरी मेजर्स लें, फॉलोअप्स करवाएं, बहुत ज्यादा पैनिक करने की उसके लिए जरूरत नहीं है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये थी बात आज यूट्राइन आर्टरी डॉपलर पर जो हमने की है। अगर आपकी कोई क्वेरीज हो, कोई कंसर्न हो, तो प्लीज
कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स जरूर ड्रॉप करें, मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, आपके कमेंट्स का मुझे बहुत इंतजार रहता है। और अगर कोई और टॉपिक जिस पर आप चाहते हैं मैं इंफॉर्मेशन आपको दूं, तो प्लीज जरूर कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।